स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है भूगोलिक विषय के रूप में। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के, यानी कि हर एक मार्क्स के प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 मार्क्स के मैंने प्रश्न उत्तर अलग कर रखे हैं, 3 मार्क्स के अलग कर रखे हैं और 5 मार्क्स के अलग प्रश्न उत्तर कर रखे हैं। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आइए हम उन्हें करते हैं। तो सबसे पहले तो हम 1 मार्क्स के जो हमारे 1 मार्क्स के प्रश्न होते हैं वो यहाँ पे हम करते हैं। तो इस सीरीज़ में सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा ये वाला, भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये आपको पता ही होगा। भूगोल जो है वो ग्रीक भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना, एक है जियो अर्थात पृथ्वी और एक है ग्राफोस अर्थात की वर्णन। इस तरह ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन। दूसरा प्रश्न भी आपको पता ही है कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का उपयोग किया था एक ग्रीक वैज्ञानिक जिसका नाम था एरेस्थोनीज। ठीक है, कब किया था, 232 ईसा पूर्व में। फिर बात करते हैं, ये आपका एनसीईआरटी जो है उससे लिया गया है प्रश्न, जो है ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहीं से मैंने लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, स्तंभ 1 और 2 के अंतर्गत लिखे विषयों को पढ़िए और मिलान कीजिए। तो देखिए मौसम विज्ञान जो है वो किससे मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर हमें बताना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मौसम विज्ञान जो है इसका आंसर होगा आपका सामाजिक विज्ञान। मौसम विज्ञान जो है वो आपका सामाजिक नहीं, मौसम यानी कि पर्यावरण यानी कि जलवायु। ठीक है, फिर आता है जनांकिकीय। तो जनांकिकीय किससे होगा, जनसंख्या भूगोल से। फिर आता है समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र होगा सामाजिक भूगोल से। और मृदा विज्ञान है तो सिंपल सी बात है मृदा भूगोल से होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं 3 मार्क्स के प्रश्न की। अब 3 मार्क्स के जो प्रश्न हैं इसमें मैंने प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, कितने तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं, वो सब यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। तो देखिए 3 मार्क्स के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, किस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। ठीक है, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। या फिर ऐसे पूछ सकता है, क्या, कहाँ और क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल हमें देता है। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं जिनका, देखिए तो आंसर क्या है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो क्या है, एक तो कहाँ है और एक तो क्यों। ये प्रश्न है। ठीक है, तो क्या प्रश्न जो है, देखिए कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं, जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। यानी कि जो क्या प्रश्न है वो हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी की सतह पर कहाँ कहाँ पे प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कि क्या है, क्या शब्द से जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं कहाँ प्रश्न। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों के वितरण से जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों से जुड़े हुए हैं, जो हमें ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या पाया जाता है। फिर वही बात करते हैं क्यों प्रश्न की। ठीक है, तो देखिए क्यों प्रश्न क्या है, क्यों प्रश्न जो है वो तीसरा वर्ग है इनका। ये प्रश्न हमें बताता है कि वर्गों, ये जो व्याख्याएं हैं क्या और कहाँ, इनके बीच के संबंधों की व्याख्याएं करता है। यानी कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है, उनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है, उनके कार्य की, उनके कारणों के संबंधों से ये जुड़ा होता है और उनकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये था आपका पहले प्रश्न का आंसर। बात करते हैं इस चैप्टर के 3 मार्क्स में जो दूसरा प्रश्न होता है उसका। दूसरा प्रश्न है कि भौतिक भूगोल का अध्ययन मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। यानी कि भौतिक भूगोल का अध्ययन मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि यह समस्त भूगोल के अध्ययन का एक ठोस आधार प्रदान करता है। देखिए भूगोल की यह सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा जैवमंडल के अध्ययन से संबंधित है। यानी भौतिक भूगोल हमें बताता है कि भूमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है तथा जैवमंडल क्या होता है। इन सभी के अध्ययन से ये जुड़ा हुआ होता है। भौतिक भूगोल इन सभी तत्वों जैसे कि भू आकृतियों के बारे में, यानी कि पृथ्वी की सतह के बारे में, जल प्रवाह के बारे में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पहाड़ है, वनस्पति कैसी है,
उसके बारे में विशेष महत्व है क्योंकि मानव के क्रियाकलापों को ये प्रभावित करते हैं। उदाहरण, मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है। फिर आता है उपजाऊ मिट्टी कृषि को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी, देखिए सभी जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वो भौतिक भूगोल से प्रभावित होते हैं। कैसे? मान लीजिए भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ है, तो हम कहते हैं अगर ये ज़मीन उपजाऊ है तो हम यहाँ पे कृषि कर सकते हैं। ठीक है, अगर कृषि नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है वो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी। हमें ये किससे पता चलता है? भौतिक भूगोल से। तो भौतिक भूगोल का अध्ययन इसीलिए मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बात करते हैं 3 नंबर के प्रश्नों की, तीसरे प्रश्न की। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का हमें वर्णन करना है। भौतिक भूगोल की 3 प्रमुख शाखाएं हैं और इन 3 शाखाओं का हमें वर्णन करना है। तो पहली शाखा है भू आकृति विज्ञान। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षण जैसे महाद्वीप, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी, घाटी आदि का जनांकीय अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। यानी कि भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है भू आकृति विज्ञान। इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? महाद्वीपों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में, नदियों के बारे में, घाटियों के बारे में आदि के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान यानी कि जल से संबंधित, यानी कि हवा से संबंधित। ठीक है, देखिए इसमें जलवायु तथा इसके संगठक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जलवायु और उसके जो तत्व होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे वर्षा का अध्ययन करना, तापमान का अध्ययन, वायु दाब का अध्ययन, पवन का अध्ययन, आंधी का अध्ययन। ये है जलवायु के कुछ मुख्य घटक जिसका भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका नहीं मतलब कि पॉइंट 3 आता है जलवायु विज्ञान। जलवायु तो हमने कर लिया। जल विज्ञान। जल विज्ञान के अंतर्गत इसमें महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों, जलवाष्पों द्वारा प्रकृति द्वारा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि जल विज्ञान के अंतर्गत हम महासागरों में पाए जाने वाले जल का अध्ययन, नदियों में पाए जाने वाले पानी का अध्ययन, झीलों का अध्ययन, झीलों में पाए जाने वाले पानी का अध्ययन, हिमानियों का अध्ययन यानी कि जो बर्फ़ पहाड़ पर पाई जाती है उनका अध्ययन, जलवाष्प का अध्ययन करते हैं जो कि मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आती है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कहाँ की ज़मीन कैसी है, मृदा का निर्माण कैसे हुए, मृदा के तत्वों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 3 नंबर के तीसरा प्रश्न। तो आई होप 3 नंबर के जो आपके 3 प्रश्न हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बात करते हैं अब हम 5 मार्क्स के जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर में हमारा सबसे पहला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर में मोस्ट ऑफ टाइम ये पूछा ही जाता है। देखिए क्या है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर बताइए। यानी कि हमें अंतर स्पष्ट करना है क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में। एक तरह से इसको हम एक अलग प्रश्न के तौर पे पूछ सकते हैं कि भूगोल की 2 प्रमुख उपागमों का हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे क्रमबद्ध भूगोल के बारे में। कौन से? क्रमबद्ध भूगोल के बारे में। तो देखिए ये तो आपका पहला पॉइंट है। तो देखिए क्रमबद्ध जो भूगोल है उसका प्रतिपादन किया गया है जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हामवोल्ट के द्वारा। ठीक है, इस उपागम में किसी एक तथ्य पर पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, फिर क्षेत्रीय स्वरूपों के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। यानी कि ये जो अध्ययन है क्रमबद्ध भूगोल, इसके अंतर्गत पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है किसी एक तत्व का। ठीक है, फिर उसी एक तत्व को पूरे विश्व स्तर पर क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए ये वर्ल्ड है। ठीक है, इस वर्ल्ड के बारे में यानी कि विश्व के बारे में यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करता है, यानी एक तत्व होगा हमारा प्राकृतिक वनस्पति, तो वह सर्वप्रथम उसे विश्व स्तर पर उसका अध्ययन करेगा। यानी कि पूरे विश्व स्तर पर जानेगा कि प्रकृति है क्या, कहाँ पे क्या क्या फैला हुआ है। फिर वह प्रकारात्मक वर्गीकरण करेगा, जैसे कि रेखाओं के बारे में, सदाबहार वनों के बारे में, मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, मौसम क्या है, जल क्या है, जलवायु क्या है। यानी कि प्रकृति से संबंधित जितने भी जितने भी तत्व हैं उसके, उन सब का फिर विश्व स्तर पर एक एक करके अध्ययन करेगा। ठीक है, तथा सीमांकन किया जाता है। क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन ही, यानी कि एक ही भूगोल का अध्ययन किया जाएगा, फिर उसके अंतर्गत जितने भी उसके तत्व होते हैं उनका अध्ययन होगा पूरे विश्व स्तर पर। ठीक है, वही अगर हम बात करें प्रादेशिक भूगोल की, तो प्रादेशिक भूगोल देखिए, प्रादेशिक भूगोल के जो जनक हैं
वो माना जाता है जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल लिटर को। किसको? कार्ल लिटर को। देखिए प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रम एक स्तर में प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यह राजनीतिक दृष्टिक हो सकते हैं। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रमबद्ध भूगोल है उससे बिल्कुल उलट होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी को प्राकृतिक वनस्पति मतलब कि किसी को विश्व स्तर पर कुछ अध्ययन करना है, तो वो क्या करता है, एक ही जगह में कोई एक क्षेत्र चुन लिया, मान लीजिए अमेरिका चुन लिया यहाँ पे, तो इसी अमेरिका के अंदर वो अलग अलग विभिन्न तत्वों का अध्ययन करेगा। जैसे आर्थिक स्थिति के बारे में, प्रकृति के बारे में, वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में वहाँ पे अध्ययन करता है। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी कि देखिए क्रमबद्ध में क्या होता है कि एक तत्व का पूरे विश्व स्तर पर, और प्रादेशिक में क्या होता है कि एक ही जगह का हर एक भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह विधि एक प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंधों को प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये था आपका 5 नंबर का पहला प्रश्न, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर, या फिर भूगोल के 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं उनका वर्णन कीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न की, 5 नंबर का जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार भूगोल अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंधित है, उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। देखिए ये जो आपका चैप्टर है इसमें थोड़े से कठिन वर्ड है। ठीक है, तो इसमें से हमेशा 4 से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए एक प्रश्न ये बनता है कि स्पष्ट कीजिए कि जो हमारा भूगोल जिसे हम पढ़ते हैं ये अन्य सामाजिक शास्त्रों से किस तरह से संबंधित है, उदाहरण देके हमें बताना है। आंसर देखिए, भूगोल की प्रमुख शाखा मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषयों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, जनांकिकी आदि के साथ निकट का संबंध है। जो कि इस प्रकार से, यानी कि मानव भूगोल जो है वो बाकी के सामाजिक विज्ञानों से जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इन सभी से निकट का संबंध रखता है। कैसे? देखिए इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध रहा है क्योंकि ये दोनों विषय क्रमशः काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित हैं। यानी कि देखिए अगर हमें किसी एक देश का इतिहास जानना है तो उसके इतिहास को तो हम जानेंगे, लेकिन जब तक हम वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ के इतिहास के बारे में नहीं जान सकते, और जब तक इतिहास का नहीं पता करेंगे तब तक हम भूगोल के बारे में नहीं जान सकते। यानी कि दोनों ही जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको दिल्ली के बारे में अध्ययन करना है या भारत के बारे में अध्ययन करना है, तो भारत के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप भारत की सीमाओं के बारे में, राज्यों के बारे में इसका तो अध्ययन करेंगे, तो वो किस में आ गया? भूगोल के बारे में। तो इतिहास और भूगोल का भी एक तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे संबंध माना जाता है, माना नहीं जाता बल्कि होता है। ठीक है, फिर वही बात करते हैं कि राजनीतिक शास्त्र में, तो राजनीति शास्त्र में राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का विश्लेषण सम्मिलित है, जबकि राजनीतिक भूगोल में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए राजनीति शास्त्र में क्या होता है, राज्य के बारे में, क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में, प्रभुसत्ता आदि के बारे में उसमें विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा राजनीतिक भूगोल होता है वो एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में, यानी कि वो हर एक क्षेत्र की इकाई के रूप में अध्ययन करता है। ठीक है, वो वहाँ की जनसंख्या के बारे में, लोगों के बारे में, भूगोल के बारे में यानी भू क्षेत्र के बारे में, राजनीतिक व्यवहार वहाँ का कैसा है उसका अध्ययन करता है। तो ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भूगोल की एक उप शाखा जिसका नाम है आर्थिक भूगोल, जो कि अर्थशास्त्र का एक घनिष्ठ संबंध है। तो देखिए नाम से ही पता चलता है आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थात आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। देखिए हम आर्थिक भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं, वहाँ के लोगों की आय कैसी है, ठीक है, वो लोग क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो वैसे ही जो अर्थशास्त्र है वो भी इसी अर्थशास्त्र में भी यही अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल और जो हमारा अर्थशास्त्र है इन दोनों में संबंध है। ठीक है, इस प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकिकीय से, सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र थे, सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र थे और आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र थे। ये सभी हर एक भूगोल अपने आप में एक पूर्ण भूगोल नहीं है, ये दोनों ये सभी एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक शास्त्रों से किस तरह से संबंध रखता है। ठीक है,
तो ऐसा करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका जो चैप्टर है फर्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पता चल गए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।